इनमें से कौन सा पाषाण युग, स्टोन एज, पाषाण युग को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, कि तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन दिया गया है आप सभी का, पूरा पाषाण, बी नवपाषाण, सी ताम्रपाषाण, डी मध्य पाषाण। यह 2021 का है, एनटीपीसी में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका सही उत्तर होगा सी ताम्रपाषाण। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका सी यानी पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के तीन चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा धातु प्रयोग किया था? तो आपको उत्तर देना होगा तांबा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राकृत ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका सही उत्तर होगा ए पूरा पाषाण काल पहले आया था, फिर मध्य पाषाण काल आया था, तब फिर नवपाषाण काल ऐतिहासिक काल का, यानी सीरीज बाय सीरीज है, 3 सीरीज। इसका विस्तार से बताता हूं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं हुआ था। यानी उस समय लिखा जाना ऐसा कोई विकास नहीं था, और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। यानी उस समय मानवों का जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द ही ये सीमित था। यानी जो भी लिखना होता था उस समय पत्थर पर लिखा करते थे, पत्थर से ये और भी तांबे जैसे औजार से काटकर। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, जो कि पहला होगा पूरा पाषाण काल, बीच में आएगा मध्य पाषाण काल, फिर आखिरी नवपाषाण काल। अगला, इसी में बहुत ही विस्तार से देखिए बताया गया। प्राचीन भारत का इतिहास इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल का लक्षण, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होगा प्रागैतिहासिक काल का, यानी उस समय के स्टोन में जो भी मतलब पुराने समय में जिस प्रकार से पुरातात्विक होते थे वह साक्ष्य उपलब्ध होगा प्रागैतिहासिक काल में। इसका उदाहरण भी है कौन कौन, 3 चरण में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो कि समय अवधि है उसका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय अवधि है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का। और तीसरा जो कि बताया था नवपाषाण काल, उसका समय अवधि है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। और इतिहास का दूसरा चरण में आदि ऐतिहासिक काल का लक्षण से पता चलता है, जिसमें उदाहरण के लिए बताया गया है लिखित साक्ष्य उपलब्ध उसमें मिलता है, और लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय है, यानी कठिन पढ़ने में उसको आम लोग सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जो कि लिखा हुआ लिपि गुण है यह अपठनीय बताया गया है। उदाहरण संदेह सभ्यता एक ऐसा उदाहरण है जो आदि ऐतिहासिक काल का लक्षण है। और तीसरा
तीसरा चरण ऐतिहासिक काल का है, ऐतिहासिक काल लक्षण, जिसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया गया है इतिहास के बारे में। यह जो पुरातत्विक थे, खोजकर्ता इतिहासकार थे, उनके हिसाब से जो मतलब जो उन्होंने गढ़ दिया, बोल दिया, लिख दिया, उसी हिसाब से वो इतिहास बन गया। अगला, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, बी, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, सी, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध है। यह 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में यह भी आया था एनटीपीसी के एग्जाम में। इसका विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, जो विंध्य क्षेत्र जो कि भोपाल के दक्षिण पूर्व में है, रायसेन जिले में, और रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी महापाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। अगला, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है ए, 1955 से 56, बी, 1957 से 58, सी, 54 से 55, डी, 1953 से 54। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका, जो कि अभी अभी बताया, उसका खोज हुआ था 1957 से लेकर 58 के बीच में। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में आया था स्टेज फर्स्ट का। इसका भी विस्तार से बताता हूँ। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यह अभी बताया था। यह गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। अगर सवाल पूछ देगा कौन सा गुफा विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, तो आप फटाक से जवाब दे देंगी भीमबेटका में। या फिर पूछ देगा भीमबेटका कौन सा राज्य में है, तो फटाक से जवाब देंगे मध्य प्रदेश में। और यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। यहाँ पे बताया गया पुरापाषाणिक गुफा आवास, यानी ठहरने वाला आवास जैसा गुफा था। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी। देखिए यहाँ पे बताया गया है विष्णु श्रीधर वाकनकर। इससे भी प्रश्न उठ सकता है कि किसने भीमबेटका गुफा की खोज किया था। तो विष्णु श्रीधर वाकनकर ने खोज किया था और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। देखिए एक और भी प्रश्न यहाँ पे बन गया, ये पूछ देगा किस वर्ष भीमबेटका को यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया है ए, नालंदा में, बी, भीमबेटका में, सी, एलिफेंटा में, डी, बाघ की गुफाएं में। यह भी प्रश्न 2021 का ही है, फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का। तो पाषाण कालीन शिला चित्र कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा डी, भीमबेटका। भीमबेटका में ही अभी बताया था चित्रकारी शिला पाई जाती है, जो कि पाषाण कालीन, वो भी बताया था उसमें पाषाण कालीन का शिला चित्रकार पाई जाती है। इसका भी विस्तार से बता देता हूँ। भीमबेटका यह तो अभी बताया था मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पुरापाषाणिक आवास पुरा स्थल है, यही बताया था, जहाँ पर पाषाण कालीन
शिला चित्रकाल पाई जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। पाषाणकालीन शिला चित्र कहाँ पे पाई जाती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि नालंदा या एलिफेंटा की गुफा या कहीं भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे सिंधु घाटी समय के? तो ऑप्शन है जयपुर, बी सोरतुगई, सी नागेश्वर, डी रोपड़। ये भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी, यह स्टेज 2 का है, 2022 का शिफ्ट 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागेश्वर। नागेश्वर से सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे। इसका विस्तार से बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, जो कि गुजरात राज्य में से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि मिली है। इस प्रश्न से एक और प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प का निर्माण शिल्प नागेश्वर जो कि लाया जाता था वो किस राज्य में है? तो आसानी से बता देंगे गुजरात में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब, जो कि भारत वाला पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो भारत का स्टेट पंजाब में स्थित है? ए कोटदीजी, बी बनावली, सी बालू, डी रोपड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रोपड़। रोपड़ पंजाब, भारत के पंजाब में स्थित है, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न स्थल है स्थित है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इसका भी विस्तार से बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीवी लाल के द्वारा की गई थी। यह भी प्रश्न उठेगा 1950 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने, रोपड़ की खोज किसने की थी? तो बीवी लाल के द्वारा। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए, यह भी एक और प्रश्न उठ गया। पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है, यानी यहाँ से बन सकता है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, यानी कंकाल या जो भी साक्ष्य मिला होगा उसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य है। सिंधु घाटी जो कि रोपड़ जिले का यह साक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार के मूल लायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन है रोडोनाइट, बी गोल्डन रूटाइल, सी अस्टियटाइट, डी सेलेनाइट। यह आरआरबी एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा अस्टियटाइट, जो कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे अस्टियटाइट नामक एक प्रकार का जो कि मुलायम पत्थर बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था और जिसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका भी विस्तार से बताता हूँ। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी इसको बोलते हैं और अस्टियटाइट से बनाया जाता था। इसको अस्टियटाइट भी बोला जाता है, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। यानी पूछा जाएगा कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी किस पत्थर, कौन सा नरम पत्थर से बनाया जाता था? तो आराम से बता देंगे अस्टियटाइट पत्थर से। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ
चौकोर होता था। यहाँ भी प्रश्न बनेगा 2 गुने 2 आयाम के चौकोर का होता था। आयाम इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, गणितीय चित्र जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता, यानी पाठन पढ़ाई जो भी शिक्षा के लिए उसको उपयोग में लाया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, बिशप, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश, बकरा थे। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा साइट में कौन से चित्र दर्शाए गए थे, तो ये सभी एग्जाम्पल बता दीजिएगा। ये ऑप्शन में दिया होगा, आपको बस टिक मारना है, कंफ्यूज मत होना है। अगला, धौलावीरा राज्य किस राज्य में धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। यहाँ पे प्रश्न है धौलावीरा राज्य किस धौलावीरा किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गुजरात। इससे पहले भी इसी वीडियो में अभी तुरंत बताया था, इससे पहले कि धौलावीरा गुजरात में। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, इसका भी विस्तार से बताता हूँ। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के, देखिए कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है धौलावीरा। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ से भी प्रश्न उठेगा, जगपति जोशी द्वारा 1968 में धौलावीरा का खोज किया गया था। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। पूछा जाएगा कि धौलावीरा कौन सा स्थान का विश्व धरोहर, भारत का विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 40वां भारत का 40वां विश्व धरोहर है, जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया था, और वो भी जुलाई 2021 में। और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से कि सिंधु सभ्यता का जो कि भारत से रिलेटेड है, यह कौन सा स्थल है जो कि सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो उत्तर होगा धौलावीरा, जो कि गुजरात के एक पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, और आखिरी प्रश्न होगा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि यानी किस समय से जुड़ी हुई है? ए गुप्त अवधि, बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता के समय के, डी चालुक्य अवधि। यानी यह चालुक्य साम्राज्य के समय से, या मगध के साम्राज्य, या गुप्त के साम्राज्य के समय से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता उधर ही पंजाब, गुजरात, यही राज्य राजस्थान सबसे सटा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान समयावधि की जुड़ी हुई है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है, शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट का। इसका विस्तार कर देता हूं, इसका विस्तार लिखना भूल गया। अगला प्रश्न ही बता देता हूं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, किसके लिए? ग्रेट एक विशाल मतलब क्या था? ऑप्शन है ए वृत्ताकार टैंक, बी बेलनाकार टैंक, सी त्रिभुजाकार टैंक, डी आयताकार टैंक। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। इसका उत्तर होगा डी आयताकार। आयताकार का था
मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नान गृह यानी नहाने वाला एक ऐसा द ग्रेट बाथ जो कि आयात का टैंक की तरह था, बहुत ही इसका विस्तार होगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नान गृह एक विशाल आयात का टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। देखिए, मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानघर का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है।